अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। और शुरुआत सर करना चाहेंगे आपसे, प्रशांत सर जरा बताइए, ख़ासतौर से बीएससी पे से ही शुरुआत करना चाहें क्योंकि काफ़ी क्वेरीज यहाँ पर रहती हैं अब लोगों की। इसने मतलब जो है अच्छा दमखम दिखाया, ख़ासतौर से जब सेबी की तरफ से तमाम स्टेटमेंट्स भी आई, उसके बाद ये 2000 तक गया, फिर वहाँ से भी जो है 2100 से फिर दोबारा 2900 तक गया, फिर ये 2500-2600 के आसपास आ गया है। आज अच्छी रिकवरी है। क्या करना चाहिए सर? क्या ये हर डिप जो है क्या बीएससी के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशने का मौका दे रही है ट्रेडर्स को? अभी क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि ट्रेडर्स के लिए हो या इन्वेस्टर्स के लिए हो, दोनों का अच्छा खासा मौका बीएससी हमेशा देता है। और एक प्रॉक्सी जो बोलता हूँ कैपिटल मार्केट्स के लिए, दिस इज द प्रॉक्सी ऑफ मदर ऑफ एवरीवन। मतलब बीएससी है, वॉलेटिलिटी है, ट्रेडिंग है, अपॉर्चुनिटी है, तो ब्रोकर्स भी रहेंगे, म्यूचुअल फंड भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। तो बीएससी एज ए एक्सचेंज मुझे क्या एडवांटेज लगता है, इनके रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब जिस तरीके से मार्केट में जितना हाई वॉलेटिलिटी होती है, जितनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनती है, उतना उसमें उनके बिजनेसेस के अर्निंग्स ग्रोथ आते रहते हैं। तो वही सबसे एवरी डिप इज अपॉर्चुनिटी। यस, ट्रेडर के हिसाब से भी मिलता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मिलता है। टाइम भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 2800 लेके 2850 तक मुझे लगता है बीएससी एक अच्छा खासा 100-200 का मोमेंटम आना चाहिए। अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बोलते तो मुझे तो उसको जो 3000 का जो भाव है उसके ऊपर भी जाना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 12 मंथ के हिसाब से। आई एम वेरी वेरी मच बुलिश ऑन द कैपिटल मार्केट्स। उसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, जब ग्रो की बात हो रही थी, you have to have grow in your portfolio, you have to have BSC in your portfolio, you have to have Nuvama in your portfolio, and you have to have Angel in your portfolio। तो ये सब चीजें अगर रहेंगी तो पूरा जो बास्केट है कैपिटल मार्केट प्रॉक्सी के लिए आप अच्छा खासा एक ट्रेड कर सकते हो। ये बात यहाँ पर बीएससी को लेकर के निकल के आई है। नीलकमल चौहान जी हमारे हैं, कह रहे हैं कि सर मीशो 105 शेयर 230 पे लिया है, क्यों लिया सर? मतलब आप बिल्कुल ही पीक पे, अब सर पे कफन बांध के चलना है तो फिर अलग ही बात है। सब लोग कह रहे हैं कि मतलब भाई अभी आईपीओ आया, वही गलती ग्रो में लोगों ने की। मतलब ठीक है, 100 रुपये के शेयर को आपने 110 पे लिया, 20 पे लिया, 30 पे लिया, 40, लोग मतलब बिल्कुल पीक पे भी जाके खरीद रहे हैं। मानस जी आप प्राइम मेंबर हैं हमारे, डेली कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा नीलकमल जी, तो इस तरह की गलती मत क्या कीजिए सर कि मतलब 230 पर आपने जाकर बिल्कुल जहाँ पीक बना रहा है वहाँ आप खरीदेंगे, और फिर अगर वो 6 महीने साल भर तक आपको लाएगा तो फिर आप कहेंगे किसी ने फंसा दिया। बिल्कुल ऐसे मत क्या कीजिए सर, क्योंकि एक रैली हो सकता है वहाँ से 10 रुपये और भाग जाता तो आप कहते हैं कि मैं सही हूँ, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहिए सर थोड़ा सा। चलिए बीएससी के बाद बात कर लेते हैं जरा सीडीएसएल की। सर जरा सीडीएसएल पे जरा नज़र आपकी जानना चाहेंगे सर। अमित सर कैसे देख रहे हैं आप इसे? अभी जो है 1483 है जी सर। सर एक स्टॉक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का भी एक स्टॉक है जहां पर अभी हाँ अगला वही था सर। चलिए ठीक है, आप पहले एमसीएक्स पे बता दीजिए जी। जी 10,000 के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी 11,000 रुपए के स्तरों को टेस्ट करना चाहिए। किसी को अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से लेना है तो 9,700 के नीचे के क्लोज टू क्लोज बेसिस पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करके, यानी यहाँ से 1:3 के रेशियो में एक शॉर्ट टर्म पिक बनती है 11,000 रुपए के टारगेट के लिए। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इसकी निकल के आती है 9,950 9,980 के आसपास की, यानी यहाँ से 40-50 रुपए नीचे। यहाँ पर भी लेना है तो ले सकते हैं। टारगेट 11,000 इंटैक्ट रहेंगे, 9,700 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए ये बात हो गई एमसीएक्स को लेकर के। सीडीएसएल पे आ जाते हैं जरा सर के पास। सर सीडीएसएल को लेकर के अभी व्यू क्या है, और आप सबसे आखिर में आप लोगों के पसंदीदा शेयर भी पूछे जाएंगे, तो जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो अगर कुछ ऐसा लगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा लास्ट में, ताकि बहुत सारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि भाई मंथन तो कर लिया, इसमें से मतलब कुछ अगर मक्खन मिल जाए तो अच्छा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी सीडीएसएल को लेकर के आपकी, प्रशांत सर? तो ओवरऑल देखो फंडामेंटली तो ठीक ठाक ही है। जिस तरीके से रिटेल फोकस रहा हुआ है सीडीएसएल का हमेशा, मुझे लगता है कि जो मार्केट का जो ग्रोथ है, अगर वो हम लोग 15-20% अगर मार्केट ग्रो होते रहेगा, नए इन्वेस्टर्स आते रहेंगे, नए पोर्टफोलियोज बनते रहेंगे, तो सीडीएसएल विल मेक इट्स गुड मोमेंटम फ्रॉम द करंट मार्केट। बट अगर प्राइस एक्शन में देखते तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है। अभी अर्निंग ग्रोथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लैरिटी मुझे Q3 में मिल जाता है तो ये जो प्राइस अभी जो गिरा है, यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी दिखना चालू हो जाएगी। पॉजिटिव ट्रेंड मैं फोकस करूंगा वंस इट क्रॉसेस अबव इट्स 200 डीएमआई जो 1520-1530 के ऊपर है, उसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो ही मैं थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव हो जाऊंगा इन टर्म्स ऑफ बीइंग पॉजिटिव। बट टाइम बीइंग डिसेंट कंपनी, मार्जिन भी अच्छे खासे इंप्रूवमेंट हुए हैं। तो सेकंड हाफ में मुझे लगता है कि स्टॉक एटलीस्ट 1600-1620 तक आना चाहिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, ये बात यहाँ पर सीडीएसएल को लेके हो गई। अभी थोड़ी देर पहले एंजल वन को लेकर के बातचीत कर रहे थे।
तो मैं चाहूँगा कि एंजल वन के लेवल्स भी ज़रा डिस्कस कर लिए जाएँ। अमित सर ज़रा बताइए एंजल वन के लेवल्स क्या रहेंगे और क्या आप एंजल वन को बाइंग कैंडिडेट मानते हैं, खरीदारी करना चाहेंगे आप उस पर? विपुल जी, एक बात मैं यहाँ पर भी ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अभी हमें ये पता है कि बाजार मीडियम टू शॉर्ट टर्म में अभी बेरिश है। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब ये करेक्टिव मार्केट होते हैं, ये बेरिश मार्केट भी नहीं है और ना ही बुलिश मार्केट है। तो ऐसे मार्केट में हमें बाजार में घात लगा के रखना है कि किसी दिन, देखिए, बुलिश होने के लिए, इसको मैंने शो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि 26,100 के ऊपर निकलेगा तब ये बुलिश होगा। जब तक 26,100 नहीं जा रहा तब तक हो सकता है किसी दिन 200-400 पॉइंट की अचानक से गिरावट आ जाए। उस गिरावट को कैपिटलाइज करने के लिए हमको लेवल्स पहले से आइडेंटिफाई करके रखने होते हैं। तो अभी जितने भी एनालिस्ट लोग, हम लोग, जो भी आप लोगों को लेवल्स बताते हैं, इन्हें दर्शकों को लेवल्स बताते हैं, वो ऐसे लेवल्स बताते हैं जहां पर आप लोगों को घात लगा के रखना है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ही एंट्री करनी है। तो अभी जैसे एंजल वन की मैं बात करूं तो एंजल वन मुझे सर 2400 रुपए के आसपास एक बार गिरता हुआ नजर आ सकता है। 2400 रुपए के आसपास आए तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इनफैक्ट मुझे लगता है आ ही जाएगा ये, इन्हें बहुत बड़ी रैली ट्रिगर होने की संभावना कम है। 2400 और 2324, 2400 और 2324 के आसपास, और इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं, 2323, 2424 और 2323 के आसपास एंट्री प्लान करनी चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग नहीं करना चाहिए जब तक ये 2630 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक ये अपने लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप को ब्रेक नहीं करेगा। 2640 के बाद इसमें अच्छे खासे पोटेंशियल नजर आएंगे जो 3000 के ऊपर के हो सकते हैं, लेकिन तब तक बाजार 2424 और 2323 तक की गिरावट दिखा सकता है। उन दोनों आंकड़ों के आसपास अपने को बाय एंट्री प्लान करनी है। जैसे किसी को 50 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 25 रुपए, 2424, 2323 के आसपास 50 रुपए, 25 रुपए। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एंजल के बाद जो है सर एडलवाइस को लेकर बहुत लोग राय जानना चाह रहे हैं प्रशांत सर। और अगर आप जो है, आप भी चूँकि एंजल वन पे आपने बात की थी, तो एंजल वन पे अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं सर। बाकी एडलवाइस जिस तरीके से मार्केट शेयर ये सबसे देखते हो तो ग्रो इज हैविंग ए 20-25% मार्केट शेयर इन दी कैपिटल मार्केट्स। सेकंड अगेन एंजल आता है 15% के आसपास मार्केट शेयर में। तो वो रीजन से मैं बोल रहा हूँ, जब भी आपको कोई प्रॉक्सी प्ले करना है इंडस्ट्री में तो एंजल शुड आल्सो बी ए पार्ट ऑफ योर इंडेक्स जो आप अपने पोर्टफोलियो में बना रहे हो। एडलवाइज में तो मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा, बट अपसाइड इज लिमिटेड टू 15 रुपीज। यहाँ से 10 रुपए का मोमेंटम है, डाउन साइड इज लिमिटेड टू 100 रुपीज जो 5 रुपए के आसपास है। एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है ओवरऑल, बट आई एम नॉट सो बुलिश ऑन दैट बिकॉज मुझे जो दिग्गज कंपनियां हैं, नुवामा या मोतीलाल ओसवाल, CDSL, ग्रो, BSE, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा जब मैं कैपिटल मार्केट्स का इंडेक्स देखता हूँ। चलिए ठीक है सर, तो ये बात हो गई इसको लेकर के। अब जो है थोड़ा सा इस सेक्टर से बाहर निकलते हुए अलग अलग कुछ एक शेयरों की बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंस को लेके बहुत क्वेरीज हैं हमारे पास। ये मतलब काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी जो है जियो फाइनेंस के अंदर क्या करना चाहिए। सर ज़रा फ्रेश एंट्री के लिए काफ़ी क्वेरीज हैं। अमित सर ज़रा बताइए क्या सलाह रहेगी आपकी जियो फाइनेंस में फ्रेश एंट्री को लेकर के। यहाँ खबर भी है वेंकटा पेरी को यहाँ पर ग्रुप CEO भी नियुक्त किया गया है। 300 के नीचे आ गया है शेयर। और आपको बता दें 22 दिसंबर से, यानी आज से 4 दिन बाद जो है वो नए जो CEO हैं उनका जो है वो उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी। आपकी टिप्पणी सर फ्रेश एंट्री के लिए जियो फाइनेंस। विपुल जी, ये 280 के आसपास एक अच्छा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ तक नहीं आएगा। मुझे लगता है थोड़ा वेट करेंगे तो 280 के आसपास की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पर लॉन्ग करना चाहिए। वहां से अगर रैली बिल्टअप होती है तो वापस से 300 और 310 तक के भाव दिख सकते हैं। यहाँ पर तो एकदम स्ट्रेट अवे नो है, यहाँ पर नहीं लेना चाहिए और करेक्शन और सस्ते भाव का वेट करना चाहिए। ठीक है सर, और सस्ते भाव का वेट करना चाहिए। यहाँ पर ये सलाह जियो फाइनेंस को लेकर के आ रही है। दूसरा सर लोग काफ़ी हद तक ये जानना चाह रहे हैं कि BEL में क्या करें और BEL में बाइंग प्राइस क्या होनी चाहिए। ये मैं प्रशांत सर से जानना चाहूँगा। सर ये 380 के आसपास आ गया है। बहुत लोग जो है ये मान रहे थे कि 370 380 पे मिले तो 380 390 पे मिले तो ख़रीदना चाहिए। अब ये भी इसके पास आ गया है तो बहुत लोग अब और नीचे के लेवल्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं वहाँ ख़रीदना चाहिए। व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं, दर्शकों की ये टिप्पणी रहती है कि आपने तो कहा था कि 400 के नीचे कभी भी जाए तो ख़रीद लो, और अब जो है कह रहे हैं कि और नीचे जाएगा। प्रशांत सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ये स्टॉक ना, आप अप्रैल से अभी तक आप चार्ट देखोगे तो चार्ट इन द सेंस प्राइस देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट एक बार डबल होके फिर से नीचे आना चालू हो चुका है। जिस तरीके से
डिफेंस एज ए सेक्टर में फोकस था, एवरीबॉडी वाज बुलिश ऑन बीईएल। मुझे लगता है कि बुलिश तो रहना चाहिए बिजनेस मॉडल के हिसाब से, बट मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स में मुझे कुछ खास मोमेंटम लग नहीं रहा है। वो एक रीजन हो सकता है, थोड़ा सा ये प्राइस में प्रेशर आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग जोन में जा चुका है। अभी भी ये 50 डे डीएमए को तोड़ के तो नीचे आ चुका है, अभी 200 डीएमए के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। 372 375 इज 200 डीएमए, उसके नीचे आता है तो मुझे लगता है कि छोटे अवधि के लिए, मतलब एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा ये भाव पे। आई एम वेरी मच बुलिश ऑन द बिजनेस मॉडल। मुझे लगता है कि एवरी डिप पे खरीदना चाहिए। क्या लेवल लेना है, मुझे लगता है कि अगर एवरेज जो करेंगे उसका भाव 340 350 ये रेंज में अगर स्टॉक मिलता है, वहां पे अग्रेसिव बाय आउट करना चालू करना चाहिए। तो अभी ये सर 350 तक जाएगा, मतलब काफी लोग तो अभी से देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज। जिस तरीके से 420 से अभी 380 हुआ है, तो शायद 340 350 का रेंज इजीली आ सकता है। सर मैं भी अग्री हूँ, 358 रुपये का रेट दिखना चाहिए स्क्रीन पर एक बार, और उसके बाद वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है सर, ये तो मतलब फिर वही, फिर लोग कहते हैं वही, फिर अभी टिप्पणी आनी शुरू होंगी, पहले कहा था इतने पे ले लीजिए, अब कह रहे हैं इतने पे ले लीजिए, तो दर्शकों की टिप्पणियां भी लगातार जो है उसको। बिल्कुल जी। हाँ। ये है कि मैं दर्शकों को कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो, मार्केट बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। आपने अगर लास्ट 3 महीने से देखा है कि एवरी वीकेंड, एवरी 15 डेज मार्केट का रूप अलग ही रहा हुआ है। आप देखो, मिड कैप स्मॉल कैप्स में इतनी 30 40 50% गिरे हुए हैं, बट निफ्टी एक बार ऑल टाइम हाई मारा था। मतलब जिसके पोर्टफोलियो में निफ्टी नहीं है वो खुश नहीं है, कुछ नहीं, और बिल्कुल सही बात है। मिड कैप स्मॉल कैप वो भी खुश नहीं है। बट ओवरऑल मार्केट्स बोल रहे हैं ऑल टाइम हाई जा चुका है। तो मतलब एक्चुअली जो वो टाइम पे जोश किसी में नहीं था कि जो ऑल टाइम हाई जो टच किया था, बिकॉज जो अपने पोर्टफोलियो में है वो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, और लार्ज कैप जो है वो 70% कंपनियां ऑल टाइम हाई के टच कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर को ये जानना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आपको मूव होना चाहिए। कोई जो स्टॉक होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल बीईएल ले लो, आज जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। बट लॉन्ग टर्म क्या होता है, 3 से 5 साल होते हैं। बट लास्ट 3 से 5 महीने में मार्केट्स में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। जो हम लोग डील एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया और रशिया के बीच में, जो पुतिन साहब आए थे इंडिया में, उसके बारे में कुछ अपडेट्स नहीं है। उसके नाम से भी डिफेंस एज ए सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में आ चुका था। वो एब्सेंस में भी डिफेंस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो इन्वेस्टर शुड अंडरस्टैंड मार्केट मूड के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो, अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाना चाहिए। बहुत सही बात है सर, वही मैं भी कहता हूँ, गिरगिट बन के होना चाहिए मार्केट में। वाह, बहुत शानदार। ये जो मतलब वन लाइनर आप लोग लेकर के आते हैं वो अद्भुत होते हैं। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी जो है वो ढूंढ करके लाते हैं, क्या किया जाए। और ये सर एक जरा देखिए, वोल्टास को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। पूरी गर्मी चला नहीं, अब सर्दियों में जो है थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आ रही है वोल्टास के अंदर। अमित सर, वोल्टास में कुछ संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं क्या? क्या किया जाए सर? वोल्टास सर स्टॉक अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना चाहिए। आपको 1440 रुपये तक का भाव दिखेगा, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज में रहने की उम्मीद है 1340 और 1440 के बीच में। तो अगर किसी के पास लिया हुआ है तो 1440 के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग प्लान करे, और अगर 1375 के आसपास मिलता है, 1375 1380 के आसपास, तो एक छोटे से 1% के नीचे के स्टॉप लॉस से वापस से 2-3% के गेन के लिए बाय कर सकता है। यानी कहानी का सार ये है, 1340 और 1440 के बीच में फंसे रहने की उम्मीद है। चलिए, ये बात है यहाँ पर वोल्टास को लेकर के। चलिए आगे जो है देखते हैं अगली कंपनी जो है। अच्छा सर, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, इसमें भी फोकस रखें या ना रखें, कुछ है सर दम प्रशांत सर? एक्चुअली देखो, जिस तरीके से वर्स्ट बिहाइंड हर्स बोलते हैं कि खराबी जो भी होना था वो मेरे हिसाब से वो सेक्टर में हो चुका है। जिस तरीके से वोल्टास का आपने रिजल्ट देखा बहुत खराब थे। एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 1%, मतलब इतनी दिग्गज अच्छी कंपनी, उनके एबिटा मार्जिन सिर्फ 1%, और नीचे में जाते जाते तो मतलब परेशानी हो जाती है। कोई पीएनएल अकाउंट से देखते हैं तो मुझे लगता है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस फॉर द कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज। आपने देखा 2 दिन पहले ई पैक ड्यूरेबल्स में अच्छा खासा मोमेंटम आया था। दे आर ऑल्सो आउटसोर्सिंग मॉडल है पूरे एसी कंपनीज के लिए। सिम्फोनी भी अच्छा लग रहा है मुझे लेवल पे। तो वोल्टास, ब्लू स्टार और ई पैक ड्यूरेबल्स, मुझे लगता है कि ये देखने लायक बन चुका है अभी आफ्टर द मेल्टडाउन इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। सर आपने 3 नाम लिए, किसी एक के लेवल बता दीजिए जरा, क्योंकि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लू स्टार पे अगर हम पोजीशन अभी करंट लेवल पे ले सकते हैं सर? वोल्टास में यस, मेरे सबसे चालू कर देना चाहिए। डाउन साइड इज वेरी लिमिटेड। मुझे लगता है कि जो Q2 का जो रिजल्ट्स थे, Q3 में जो आएंगे वो थोड़े बेटर तो आएंगे, पूरा रिकवरी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल
उसका एबिटा मार्जिन 1% हुआ था। हिस्टोरिकली ये 5-6% के आसपास एबिटा मार्जिन बनाता है। अगर Q2 में 1% आया और Q3 में एटलीस्ट 3% भी आया तो मुझे लगता है कि यहाँ से 100-150 रुपए वोल्टास में मोमेंटम आ जाएगा, बिकॉज वर्स्ट इज बिहाइंड अस। उसके बाद मैंने ब्लू स्टार के ऊपर बात किया था, तो ब्लू स्टार में भी मुझे लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड है। 50 डे डीएमआई 200 डीएमआई दोनों क्रॉस करके पॉजिटिव ट्रेंड लेके आ रहा है, और अर्निंग्स में भी मुझे लगता है कि सिमिलर वे में पॉजिटिव अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है गोइंग फॉरवर्ड। डिस्पाइट ठंडी चल रही है, ओसी चल रही है, मुझे लगता है कि उनके प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा डिस्काउंटेड वे में जो जीएसटी बेनिफिट है वो सब मिला के वॉल्यूम वाइज और मार्जिन वाइज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसमें भी आना चाहिए। और थर्ड स्टॉक था ईपैक ड्यूरेबल, वो जिस तरीके से ऑलरेडी भाग चुका है तो फ्रेश पोजीशन तो मैं यहाँ पे बोलना नहीं पाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में चल रहा है। बट यस, 350 प्लस का ओवरऑल टारगेट रहेगा साल भर के हिसाब से। हाँ चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और इस सब के बाद सर जरा एक बात बताइए, ओएमसीज को लेकर के आपका व्यू क्या है? आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये क्रूड के अंदर जिस तरीके से नरमी देखने को मिल रही है, इन तीनों में से अगर चुनना हो तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? आज जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए? 3-3.5% की गिरावट, आईओसी में 162 का लेवल देखने को मिल रहा है, बीपीसीएल 0.25% नीचे है। क्या व्यू रहेगा सर आपका अमित सर, खास तौर से अगर हम आईओसी को ध्यान में रख के बात करें तो? सर एक मेरा इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से साल भर के नजरिए से एक ब्लू स्टार में रहेगा कॉल। अच्छा, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से इन्वेस्टिंग करनी है तो करंट मार्केट प्राइस से 1600 रुपए तक का अगर कोई गिरावट आए तो एड बैक करना चाहिए। ओवरऑल सितंबर 2026 तक मुझे 3000 रुपए के भाव के आसपास लगता है। ओह बहुत शानदार। चलिए ठीक है सर, ये लेवल नोट कर लिए, 3000 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं एक साल के अंदर। अब सर जो मेरा सवाल था आईओसी और या फिर ओएमसीज को लेकर के। सर आईओसी में मुझे ऐसा लगता है सर अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन इसकी बढ़ने के पहले एक बार गिरावट जरूर दिखाएगा। ये अभी 161 रुपए के आसपास चल रहा है, 162 रुपए के आसपास। ये मुझे लगता है 156 रुपए, 153 रुपए के आसपास अगर मिले किसी दिन तो वहां पर जरूर लेना चाहिए। वापस से आपको 165 और 168 रुपए तक के भाव वहां से टूटने के बाद दिखा सकता है। अभी करंट लेवल पे क्या लेवल बताया सर आपने? अभी करंट व्यू को कुछ नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में हम जो फ्यूचर में नहीं चलते हैं उसको बेच के कामकाज कर नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम वेट करें अच्छे लेवल्स का। तो 156 के आसपास, 153 के आसपास अगर मिले तो वहां पर लॉन्ग करना चाहिए 165 और 170 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है, और जो है इस पर आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए आईओसी को लेकर के। सर एक पैक जो है अभी 2 दिन पहले ही जो है चर्चा में आया, फर्टिलाइज़र, क्योंकि बजट भी आ रही है और उसके बाद से काफ़ी सारी चर्चाएं रहीं। जब पुतिन साहब आए थे तब भी उस दिन भी चर्चा में आया था, फिर बीच में एक रैली आई। अभी क्या करें, कोई संभावनाएं हैं कहीं पर चंबल के अंदर, आरसीएफ के अंदर, या फिर आपको लगता है कि ये सीजनल है, अभी थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो बेहतर है? प्रशांत सर। या टाइमिंग तो सब जो टॉप दिग्गज कंपनी है, कोरोमंडल, फैक्ट, चंबल, पारादीप फॉस्फेट या आरसीएफ, सब में कोई मोमेंटम खास नहीं है। आई थिंक एक रेवेन्यू अर्निंग्स के लिए वेट करना चाहिए, और जिस तरीके से पहले बजट से पहले, बजट के आसपास ऐसे सेक्टर्स को, रेलवे हो, फर्टिलाइजर्स हो, ये सब चीजें थोड़ा एक्शन में आ जाते हैं। आजकल तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम स्टॉक्स नहीं रहा। टाइम बिंग तो मेरे लिए तो अवॉइड लिस्ट में आएगा फर्टिलाइजर्स। अवॉइड ही रखे अभी जो है। अच्छा, एक सेक्टर रह गया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और वो है ऑटो इंसलरी से जुड़ा हुआ। बीच में काफ़ी अच्छी रैली रही। आप लोगों के फेवरेट काउंटर्स के साथ साथ कुछ एक शेयरों पे बात कर लेते हैं। पहले ज़रा जमुना ऑटो को लेकर के मैं चाहूँगा कि अमित सर आप अपना व्यू दें। रिको ऑटो प्रशांत सर आप देख करके रखिए कि क्या व्यू निकल के आ रहा है। आज 2.5% के आसपास की गिरावट है जमुना ऑटो के अंदर, लेकिन अगर हम बीते 1 महीने की बात करें तो 14-15% की रैली रही है। सर जमुना ऑटो में क्या अभी और डिप का वेट करें नई एंट्री के लिए, या फिर ठीक है 124-25 का लेवल? सर एक डिप मिल सकता है इसको 121 रुपए के आसपास का, और वहां से लॉन्ग जरूर प्लान करना चाहिए। वहां से एक बार यानी 120 रुपए, 121 रुपए, 122 रुपए के आसपास बढ़िया अपॉर्चुनिटी, 134 रुपए का पोटेंशियल टारगेट इंटेक्ट है। अच्छा स्टॉक है सर। 135 रुपए, 134 रुपए में बिक जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बार्गेन करके लेते हैं 122 रुपए से 120 रुपए के बीच में, तो ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है 118 के नीचे जब तक क्लोज नहीं हो रहा है तब तक ये ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा 134 रुपए के लिए। ठीक, थोड़ा बार्गेन करके लीजिए, जैसे किराने की दुकान पे
थोड़ा सा सब्जी की हाँ दुकान सर, पर। सब्जियों सब्जियों की दुकान में धनिया फ्री चाहिए, कड़ी पत्ता फ्री चाहिए, लेकिन स्टॉक को बार्गेन नहीं करना है। लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि बस मेरे से छूट ना जाए, फोमो। फोमो नहीं करना है, थोड़ा सा 2 रुपये 3 रुपये सस्ता मिलेगा वो करने की कोशिश कीजिए यहाँ पर भी। और उसी सर छूट जाता है ना, तो उसके लिए भी अपने आप को ये बोलना चाहिए, जो आया अपना, जो गया वो सपना। वाह वाह वाह, एक तो सर ये किताब लिखी है आप, है ना, ये वन लाइनर की, मतलब बेस्ट वन लाइनर होते हैं आपके, जो आया अपना जो गया वो सपना। बहुत शानदार। रिको ऑटो पे अब जरा जरा प्रशांत सर की राय लेते हैं। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं सर रिको ऑटो पे, क्या और यहाँ इस सेगमेंट में कुछ अच्छा है आपके लिए? जो सेगमेंट में मुझे अभी भी, मैं थोड़ा सा नेगेटिव ही हूँ जब तक ये जो पूरा टैरिफ का जो झंझल है वो सब पूरा अगर क्लियर होता नहीं है तब तक मैं, मुझे ज्यादा कुछ मोमेंटम आ नहीं रहा है। आज ऑलरेडी ये 8 टका ऊपर हो चुका है, रिसेंटली ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। आई थिंक जिस तरीके से Q3 में जो कार की बिक्री बिक्री हुई है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरीज में जो भी पेंटअप मैन्युफैक्चर थे वो सब चीजें मुझे लगता है कि बिक चुकी है। तो नंबर्स आर गोइंग टू कम वेरी मच गुड। Q3 के नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले, वो ऑलरेडी प्राइस में मुझे लगता है कि डिस्काउंट हो चुका है। अपसाइड इज लिमिटेड 130 135 तक बेस्ट केस सिनेरियो में। फ्रेश पोजीशन नॉट एडवाइजेबल, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। अवॉइड ही करना चाहिए। अच्छा सर, प्रशांत सर, अगली बार जब मैं आ रहा हूँ आपके पास तो एक तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि समय पूरा हो गया है अगले सेगमेंट पे जाने के लिए, तो ज़रा आप आईओबी पे राय रखिएगा अपनी, और डिफेंस पे कोई व्यू फ्रेश बाई के लिए कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है, या सब में अभी करेक्शन की ही उम्मीद करें? और क्या कोई आपके रडार पे है क्या अभी? और सेम सवाल मैं प्रशांत सर, अमित सर आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये सेगमेंट समाप्त करना है। तो ऑलमोस्ट हमने कैपिटल मार्केट हो गया, थोड़ा सा हम लोगों ने कंज्यूमर ड्यूरेबल टच कर लिया, ओएमसीज टच हो गए, ऑटो इंसिलरी टच हो गए, डिफेंस भी जरा कोई है सर अभी, या फिर अभी ये सेक्टर को थोड़ा अभी साइड लाइन ही रहेगा? नहीं, साइडलाइन नहीं, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना है तो अच्छे खासे जो हैल है, बीईएल है, उनमें आपको फोकस करके बाय ऑन डिप के हिसाब से लेना चाहिए। टोटली अवॉइड नहीं बोल सकते हो, बिकॉज आने वाले बजट में कहीं ना कहीं डिफेंस के ऊपर कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर्स बढ़ने वाले हैं, फिर उसके नाम पे फिर से यहाँ से 5 से 10 टका मोमेंटम भी आने वाला है पॉजिटिव टर्न में। तो ट्रेडिंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों डिफेंस सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में आना चाहिए। बट यस, एक ही स्टॉक पे, एक ही सेक्टर पे, थीम पे ज्यादा अलोकेशन, फंड अलोकेशन नहीं होना चाहिए। अगर 100% पोर्टफोलियो रहेगा उसमें 5 से 6 टका के आसपास अगर आपका वैल्यू ऑफ द मनी शुड गो टुवर्ड्स डिफेंस। डिफेंस शुड बी पार्ट ऑफ ए पोर्टफोलियो, बट यस, नॉट aggressively buying at these levels. Every dip should be a strategy to use. उसमें BEL, HAL और Zentek, ये 3 स्टॉक मुझे लगता है कि बेस्ट स्टॉक रहेंगे एड ऑन करने के लिए। चलिए ठीक है। सेम सवाल आपसे सर, अमित सर, बाकी हर्ष आ चुके हैं, हर्ष पे आपके पास जाएं ब्रोकर बोले के लिए, क्या व्यू है आपका? और एक आईओबी का चार्ट जरा मुझे बता दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेक बेच रही है, कल भी ट्रेंड में था, आज भी ट्रेंड में है। जी सर। सर पूरा डिफेंस स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस सेक्टर पूरा 5 से 7% के करेक्शन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। तो यहाँ पर अग्रेसिवली बाय ना करके 5 से 7% डिप का वेट करना है, और फिर वहां से एंट्री प्लान करनी है लॉन्ग के लिए। फिर हो सकता है बजट के आसपास हमें वहां पर एक रिटेलर का पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखे, और फिर बाजार आपको यानी शॉर्ट टर्म में 5 से 7 8 10% तक का रिटर्न दे दे। ठीक सर। एक आईओबी था सर, जरा एक बार जरा अगर देख सकें आप, तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है और फिर वो रह जाएगा। काफ़ी लोगों के सवाल हैं उसको लेकर के। सर इंडियन ओवरसीज बैंक ना? हाँ बिल्कुल सर। सर अभी तो ये के लिए जी सर अभी तो इसमें कोई भी दमखम नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बाजार अभी कम से कम 33 रुपए तक गिरने के लिए रेडी है। इनफैक्ट 30 का स्पेसिफिक लेवल है जहां तक बाजार आराम से गिर सकता है, और नीचे अगर गिरता है तो 26 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पर तो अग्रेसिवली बाय नहीं करना चाहिए, 26 रुपए 50 पैसे के आसपास बाय करते हैं तो वहां से पोटेंशियल टारगेट 35 रुपए के आसपास के निकलेंगे। ठीक सर।